नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर हम लोग सी टेट के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट में क्या है। इसमें 30 बाल विकास के प्रश्न हैं जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग लेवल 1 को सॉल्व करेंगे। ये लेवल 1 कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है। यानी अगर आप भविष्य में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये लेवल जो टीचर्स बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए, उनका पहला प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है सी टेट में, लेवल 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पेपर में बाल विकास, जिसके 30 प्रश्न होंगे। हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न होंगे और गणित के 30 प्रश्न होंगे, पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो कुल 150 नंबर का ये पेपर होता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट से इसमें 3 प्रश्न होते हैं और कुल मिला के यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1 से 30 प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं और आप लोगों को देखकर बताना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी लेंथ का, फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और अलग अलग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज ही प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर। किसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है? तो ऑप्शन है कोहलर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी गेस्टाल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हम सब जानते हैं थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इन्होंने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को बताया था और इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ये भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। इन्होंने बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, एक पिंजड़े के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया था और उसके बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया था। बिल्ली काफ़ी प्रयास के बाद जो है पिंजड़े को खोल लेती है और मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। इस थ्योरी से, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था, प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सूझ यानी समझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलर और या फिर ऑप्शन डी वुडवर्थ। देखिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी कोहलर। ठीक है, ऑप्शन सी कोहलर ने इसका प्रतिपादन किया था। कोहलर ने अपना जो प्रयोग है वो एक बंदर पर किया था। एक उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, इन्होंने एक सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ये भी पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर अपना प्रयोग किया, उसका क्या नाम था। तो सूझ के सिद्धांत को बताया है कोहलर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, ऑप्शन सी स्मृति या ऑप्शन डी अवधान। देखिए क्या होता है, जब हम कोई लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमारा लर्निंग का ग्राफ आगे बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद वो ऐसे रुक जाता है। ठीक है, फिर सीधा चलने लगता है। उस समय हमारी कोई भी लर्निंग नहीं हो पाती, हम कुछ नहीं सीख पाते, बहुत परेशान हो, ऊब जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम रेस्ट लेते हैं, फिर हमारी लर्निंग का ग्राफ आगे बढ़ता है। फिर वो कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है और फिर वो ऐसा चलता है। लर्निंग का ग्राफ हमेशा ऐसा ही चलता है। ठीक है, वो कभी बिल्कुल स्ट्रेट होकर ऐसे नहीं चलता। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैरेलल लाइन हो जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? सीखने की प्रक्रिया में वहाँ उन्नति, जब वहाँ समय जब कोई उन्नति नहीं हो रही, तो इसको कहा जाता है सीखने का पठार। सीखने का पठार। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेस को सीखने का पठार कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस पैरेलल लाइन पे कोई भी लर्निंग नहीं हो रही। ऐसे समझ लीजिए कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो एक समय तक तो आप पढ़ पाते हैं, याद कर पाते हैं, फिर कुछ समय बाद आपको ऐसे लगता है कि आपको याद होना बंद हो गया है। अब आपको कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टेज कहलाती है सीखने का पठार। फिर आप थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, घूम लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, दोबारा पढ़ने बैठते हैं, दोबारा कुछ याद करने बैठते हैं, सीखने बैठते हैं, तो फिर वो दोबारा से होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप चलेंगे आगे।
देखिए ये बुद्धि लाब्धि निकालने का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु दो चीज़ों की बात हो रही। पहले ये देख लेते हैं कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु है क्या। देखिए एक बच्चा है, मान लीजिए वो 10 साल का है, ठीक है। उसकी एक्चुअल आयु जो यहाँ से ए से मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअल आयु जो है वो 10 वर्ष है, ठीक है। एक्चुअल आयु उसकी 10 वर्ष है, तो ये उसकी वास्तविक आयु है जो जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी हुई होती है, जब से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। लेकिन वही बच्चा अपने से 5 वर्ष ज़्यादा, 5 वर्ष ऊपर के बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उतना विजडम रखता है, उससे ज़्यादा बुद्धि रखता है, तो उसकी मेंटल आयु हो जाएगी 15 वर्ष। मतलब 5 वर्ष ज़्यादा बड़े बच्चे की तरह वो व्यवहार कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, तो उसकी ये जो आयु है मानसिक आयु, ये उसकी मेंटल एज हो जाएगी 15 वर्ष। यानी बच्चा जिस उम्र की चीज़ों को समझता है वही उसकी मेंटल एज है, जो इस वर्ष की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है वही उसकी मेंटल एज है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि बुद्धि लाब्धि निकालने का सूत्र क्या है। देखिए बुद्धि लाब्धि निकालने का सूत्र है ये, जो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, ये बटे में है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो है ये बुद्धि लाब्धि निकालने का सूत्र है। ये ध्यान रखिएगा, मानसिक आयु ऊपर रहता है और नीचे रहता है वास्तविक आयु। मानसिक आयु को जब वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है आईक्यू। कहते हैं ना कि आईक्यू बहुत ज़्यादा है, आईक्यू बहुत कम है, तो यही है आईक्यू निकालने का फार्मूला, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 इक्वल टू आईक्यू, यही है आईक्यू निकालने का फार्मूला। और आप समझ गए होंगे वास्तविक आयु क्या है और मानसिक आयु क्या है। वास्तविक आयु वो आयु है जो हमारी एक्चुअल आयु होती है, और मानसिक आयु वो आयु है जो हमारा माइंड है उसकी आयु होती है। यानी एक बच्चा है, उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात की जा रही है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान की, ठीक है। और इससे किसका सुधार होता है, समझ का सुधार होता है, अनुप्रयोग का, सृजनात्मकता का, या समस्या समाधान का। देखिए सृजनात्मक समस्या समाधान, ये जो है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। क्रिया प्रसूत ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी हेगार्टी, या ऑप्शन डी स्किनर। सबको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देते हैं, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। इससे पहले 69,000 भर्ती हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसमें ये प्रश्न अलग तरीके से घुमा फिरा कर आया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन 69,000 भर्ती में पूछा गया प्रश्न है यूपी की, तो ये स्किनर इसका सही आंसर है। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, ये मैं बताता चल रहा हूँ, इनको आप याद रखिएगा। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर ने, ऑप्शन डी सही है, प्रयोग किया है इन्होंने चूहों पर। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। देखिए कोहलर जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया है, सूझ का, लर्निंग का, ठीक है। लर्निंग कैसे होती है, अधिगम कैसे होता है, ये ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है। तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से नहीं, विकास के सिद्धांत से नहीं, व्यक्तित्व के सिद्धांत से नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है। कोहलर का संबंध अधिगम के सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे कैटल, ऑप्शन ये। इन्होंने लिक्विड क्रिस्टलीय जो है बुद्धि के बारे में बताया कि कई तरीके के जैसे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि बुद्धि किस तरीके से होती है। तो बुद्धि 2 भागों में बटी होती है, 3 उसके फैक्टर होते हैं, तो इस तरीके से तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान बताया कैटल ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्राप्ति, संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझ पाने की शक्ति, ठीक है। संज्ञान मतलब
संज्ञानात्मक बोध जब आपको प्राप्त हो जाता है ना, परम बोध प्राप्त हो जाना, संज्ञानात्मक प्राप्ति का न्यूनतम स्तर, सबसे निचला स्तर क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग या ऑप्शन डी विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ज्ञान। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसके बारे में बताया था एक वैज्ञानिक हुए थे, ब्लूम। ठीक है, ब्लूम ने बताया है इस बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे निचला स्तर है, आपको पहले ज्ञान प्राप्त होगा। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आप में समझ आएगी, बोध होगा, फिर आपको बोध होगा, दूसरे नंबर पर आता है बोध। फिर उसके बाद जब आपको ज्ञान हो गया और बोध भी हो गया तो फिर आप अपने ज्ञान का क्या करोगे, अनुप्रयोग करना सीखोगे। जब आप अनुप्रयोग भी करना सीखोगे तो उसे और छोटा करके विश्लेषण उसके बारे में करोगे। जब विश्लेषण करना सीख जाओगे तो उसके बाद संश्लेषण करना सीखोगे, और जब संश्लेषण करना सीख जाओगे तो इन सारी चीज़ों का आप मूल्यांकन करना सीखोगे। तो ये जो है, इसके ये क्रम है संज्ञानात्मक प्राप्ति के। तो सबसे निचले स्तर पर जो है वो ज्ञान है। ठीक है, और सबसे जो ऊपर का स्तर है वहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पर व्यक्ति मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो सबसे नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, फिर बोध प्राप्त होता है, फिर अनुप्रयोग करना सीखता है, फिर विश्लेषण करना सीखता है, फिर संश्लेषण करना सीखता है, और अंत में वो मूल्यांकन करना सीखता है। यही संज्ञानात्मक प्राप्ति के स्तर है। ठीक है, और इसको किसने बताया, इसको मनोवैज्ञानिक ब्लूम ने बताया है। अब चलेंगे आगे। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, अब गोलमैन ये हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किसके संबंधित मतलब व्यक्ति के बारे में बताया। देखिए, बुद्धि कई तरीके की होती है, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। कई तरीके की बुद्धि होती है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हैं वो मशीनों के साथ तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन समाज में उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और कुछ लोग हैं वो सामाजिक बुद्धि बहुत तेज होती है, वो नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं, उनके आपस में सोशल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे होंगे जो अपने संवेगों पर कंट्रोल ही नहीं रख पा रहे हैं और अपने मन की बात को किसी तरीके से बोलते हैं, कहीं पर भी रोने लगते हैं, कहीं पर भी हंसने लगते हैं ना। तो संवेगात्मक बुद्धि इस तरीके से कमजोर या ज़्यादा होना। ठीक है, तो गोलमैन जो है, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये किस तरीके की बुद्धि से संबंधित है, इन्होंने किस तरीके की बुद्धि के बारे में बताया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया, और बताया कि जो है व्यक्ति कैसे दूसरों के संवेग, संवेग का मतलब होता है इमोशन, कैसे व्यक्ति दूसरे की इमोशन को समझता है, अपने इमोशन को व्यक्त करता है, कैसे अपने इमोशन को वो नियंत्रण करता है। और ये सब जो करने की जो बुद्धि है ना, ये संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है ना। ये आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं जो अपने संवेगों को बहुत अच्छा से नियंत्रण कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाते। तो जो गोलमैन नाम के एक जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। चलेंगे आगे। निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न है मतलब यहाँ पर कई सिद्धांत दिए हैं, 4 सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा तीनों मतलब सिद्धांत है सबसे अलग है। जो पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। देखिए, ये एक लर्निंग थ्योरी है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी एक लर्निंग थ्योरी है, समान अवयवों का सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी एक लर्निंग का, बुद्धि का सिद्धांत है। तो यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो एक मोटिवेशनल थ्योरी है, ये सबसे अलग है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। आपको बताना है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इससे जो है यहाँ पर हम लोग मापते हैं बुद्धि। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, एक बालक है जिसको पहले से साइकिल चलाना जानता है। ठीक है, वो बाइसिकल चला लेता है। अब वो क्या सीख रहा है? अब वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ठीक है, अब वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे देख लेते हैं कि वो एक साइकिल चलाना जानता है और अब वो बाइक चलाना सीख रहा है।
तो ये जो उदाहरण है ये सीखने का कौन सा अधिगम है, किस तरीके की ये लर्निंग है, ठीक है। क्या ये क्षैतिज लर्निंग है, क्या ये ऊर्ध्व लर्निंग है, ऊर्ध्वाधर, या फिर ये द्विपार्श्विक लर्निंग है, या फिर ये कोई अधिगम का अंतरण नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये ऊर्ध्व लर्निंग का स्थानांतरण है। जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कोई बच्चा पेंसिल चला से लिखना सीखता है और उसके बाद वो पेन से लिखने लगता है ना, वो थोड़ा सा और अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें समांतर मतलब एक निचला स्तर होता है, इससे हम ऊपर के स्तर की लर्निंग करते हैं, ठीक है। निचले स्तर से ऊंचे स्तर की लर्निंग करते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे पहले बच्चा पेंसिल से लिखना सीखता है, फिर वो बाद में पेन से लिखने लगता है। पहले बच्चा साइकिल चलाना जानता है और फिर वो उसी साइकिल के जो बैलेंस बनाना होता है, कई चीज़ें होती हैं, उनको सीख कर वो बाइक भी चलाने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अभी हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं कि अधिगम का पठार होता क्या है। फिर से बता देता हूँ। देखिए कई बार हम जो है लर्निंग करते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर लर्निंग करते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर लर्निंग करते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर लर्निंग करते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है। तो ये जो हमारे जो सीधी सीधी पैरेलल लाइनें बनती हैं, ये पहले रहती हैं अधिगम का पठार। मतलब हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लर्निंग नहीं कर पाते। ये ग्राफ कभी नहीं जा सकता हमारी लर्निंग का कि हम सीधे एकदम लर्निंग करते चले जाएं, ऐसा नहीं होता। ये ग्राफ आता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो ये पठार बनते हैं, इनका कारण क्या है। देखिए कारण इसमें कई सारे होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कारण नहीं पूछा है यहाँ पर, नहीं पूछा है ना। तो देखिए पहला तो कारण हो सकता है प्रेरणा की कमी। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर मोटिवेशन की कमी आने लगे, यार मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। तो मोटिवेशनल की कमी भी हो सकती है, ऑप्शन ए हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हो सकता है। दूसरा तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, शारीरिक सीमा। देखिए सबकी शारीरिक सीमा अलग अलग होती है, इसलिए पठार भी सबके अधिगम में अलग अलग स्तर पर आ जाते हैं। मान लीजिए कोई 1 घंटा पढ़ लिया, फिर थक गए यार, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कैसे पढ़ सकते हैं। अब आपका रात में शरीर साथ नहीं दे रहा पढ़ने के लिए, आप पढ़ना चाह रहे हो तो नहीं पढ़ सकते ना बहुत ज़्यादा देर, ठीक है। तो शरीर की सीमा भी एक होती है। ज्ञान की सीमा, ये भी एक सीमा होती है कि आप बहुत ज़्यादा लर्न कर चुके हो, अब 10 पेज पढ़ चुके हो, 10 पेज याद कर चुके हो, आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, सोच रहे हो कि याद होता जाएगा, तो कैसे हो पाएगा, है ना। ज्ञान की भी तो एक सीमा है, एक मस्तिष्क की भी तो सीमा है कि इतना थोड़ी याद कर सकता है वो कुछ समय में। तो ज्ञान की भी एक सीमा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए सी डी तो ऑप्शन है पठार के कारण है, अधिगम के पठार के। लेकिन जो ऑप्शन बी है विद्यालय का सहयोग, ये ज्ञान का पठार का कारण नहीं है, ठीक है। विद्यालय सहयोग करे या असहयोग करे या ना करे, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें सीखना है तो हम लर्निंग कर सकते हैं उससे ना, तो अधिगम का पठार इसमें नहीं आता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग जो है वो क्या है, वो एक्सपीरियंस और जो हमारे प्रशिक्षण है मतलब ट्रेनिंग है, उसके थ्रू क्या है, उसके थ्रू चेंज ऑफ बिहेवियर है, चेंज ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। किसमें, तो ये क्या कहलाती है, ये लर्निंग कहलाती है कि चेंज ऑफ बिहेवियर है किसके थ्रू, अनुभव एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण लर्निंग के थ्रू, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये किसने कहा, ये गेट्स ने कहा है, मार्जन व ग्लीलैंड ने कहा है, स्किनर ने कहा है, कॉर्नबैक ने कहा है। तो इसका सही आंसर है गेट्स वन, ऑप्शन ए। गेट्स ने बताया था कि अधिगम जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कोटेशन याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। देखिए शारीरिक विकास के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, ठीक है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम है, या द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन डी कल्पना एवं संवेगिक विकास का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। शारीरिक विकास का एक बहुत बड़ा नियम है द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। क्या कहता है ये नियम, द्रुत का मतलब क्या होता है, द्रुत का मतलब होता है तेज, तेज, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं तेज, फास्ट। बस इसका नियम इतना सा है कि कभी जो हमारा शारीरिक विकास है वो बहुत तेज होता है और मंद होता है, और कभी बहुत तेज होता है।
बस यही ये नियम बताता है कि कभी तो बहुत धीमा होगा और कभी बहुत तेज होगा। जैसे आप देखते हो कि शैशवावस्था में देखते हो ना, तो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है कि 2 महीने पहले वो ऐसा दिखता था, 3 महीने में ऐसा हो गया, 6 महीने में दांत निकल आए, 1 साल में चलने लगा। ये विकास बहुत तेज़ी से होता है ना। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो बच्चा लगता है कि यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो द्रुतगामी विकास का नियम कहता है कि कभी कभी तो हमारा शारीरिक विकास किसी अवस्था में बहुत तेज होता है और किसी में बहुत धीरे होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, मतलब इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी को किसने डिफाइन किया, किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए फ्रॉड, ऑप्शन बी युंग, सी मान, या डी आलपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी युंग। ठीक है, ये प्रसिद्ध जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि एक जो है एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है और एक इंटरनल पर्सनालिटी भी होती है, और उसके बीच की पर्सनालिटी होती है, उसको भी डिफाइन किया है। ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं वो समय आने पर एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और समय आने पर वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो बीच की पर्सनालिटी भी होती है, एम्बीवर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उभयमुखी पर्सनालिटी। तो ये किसने बताया? युंग ने बताया। ऑप्शन सी यहाँ बी यहाँ पर सही है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, किससे बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो प्रभावित होगा? ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व, ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। देखिए, बच्चे का सामाजिक विकास सच मानिए तो इन चारों से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक तत्व उसको प्रभावित नहीं करता, या वंशानुगत तत्व उसको प्रभावित नहीं करता, या शारीरिक संरचना उसको प्रभावित नहीं करती। ठीक है, सब कुछ प्रभावित करता है बच्चे का सामाजिक विकास को। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप गिन भी नहीं सकते, इतने सारे फैक्टर हैं जो उसके सामाजिक विकास को वो हैं प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही और सटीक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात मायने रखती है कि उसका जो बच्चा है, जो बालक है, दो बालक हैं मान लीजिए, एक बालक है उसका आपस आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोगों को वो अपने आसपास देखता है, उसके घर परिवार में, उसके आस पड़ोस में, स्कूल में, मित्र उसके, ठीक है, उसके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सक्सेसफुल है। तो वो उनको देखकर भी उसके मन में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो आगे जीवन में बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, वही उसके आसपास दूसरा बच्चा एक देख लीजिए जहाँ पर मतलब मोहल्ले में बहुत अच्छे लोग नहीं रहते, आस पड़ोस में बहुत अच्छे लोग नहीं रहते, गुंडे बदमाश टाइप के, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले लोग हैं। उसका स्कूल के मित्र बहुत अच्छे नहीं है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसका कुछ समाज के प्रति उतना अच्छा नज़रिया, उतना अच्छा दृष्टिकोण नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही बात होती है कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो हैं वो सामाजिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि ये आर्थिक तत्व भी प्रभावित करता है, शारीरिक तत्व भी मेरी समझ से प्रभावित करता है, और वंशगत तत्व भी प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामाजिक फैक्टर को जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। किसी दूसरी वस्तु की उपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है अवधान की। ठीक है, अटेंशन की, कि क्या है अवधान, क्या है अवधान। तो सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, ध्यान क्या होता है? बेसिकली ध्यान देख लीजिए क्या होता है। ध्यान होता है, मान लीजिए यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और आपको सिर्फ इन सारी चीज़ों से हटाकर आपको सिर्फ बी पर फोकस करना है। आपने अपना पूरा जो अटेंशन है सिर्फ इस पर भी बी पर फोकस कर रहा है, इनसे सबसे हटा दिया, तो यही ध्यान है। ठीक है, यही ध्यान है। इसी को मान लीजिए आपने अपना जो सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर रखा है, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है, सोशल मीडिया से आप बिल्कुल कट गए हो, तो सारी चीज़ों को हटाकर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना ही ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो अब ये किसने कहा? डम्बिल ने कहा, रॉस ने कहा, मन ने कहा, या मैकडूगल ने कहा? फटाफट देखिए और बताइए कि दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। फटाफट देखिए। देखिए, ये कथन है रॉस का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। 4 सिद्धांत यहाँ पर दिए हुए हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिए ये तो है। ठीक है, और
परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है कि विकास रिलेटेड रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, इसमें साफ साफ विकास की बात की जा रही है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है, ये जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है हमारे समावेशन का सिद्धांत, कि कैसे हम चीज़ों में समावेशित करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, अनुकूलन बैठालते हैं, अनुकूलित करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है अनुकूलन का सिद्धांत, ना कि विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। एक यहाँ पर कोटेशन दिया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने कहा? गेसल ने, हॉरलॉक ने, मेरडथ ने, या फिर डगलस हॉलैंड ने? तो ये है कोटेशन ऑप्शन ए गेसल का। गेसल ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, को किसने किया है ये? ऑप्शन है ड्रेवल, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, या फिर ऑप्शन डी वुडवर्थ? देखिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी मैकडूगल। मैकडूगल ने बताया कि 14 प्रमुख जो है मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14, ठीक है। क्या क्या होता है इनमें? जैसे इसमें भय होता है, ईर्ष्या होती है, ठीक है, ये कुछ जन्मजात होती है और कुछ कुछ समय बाद व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। प्रेम, घृणा, है ना, ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो उसके पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, उसके इमोशंस को डिफाइन करती हैं। भय, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ठीक है, और कामुकता भी है। तो ये इस तरीके से ये 14 हैं। और इसको किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। मूल प्रवृत्तियां हैं, ये व्यक्ति के अंदर मूल रूप से होती हैं। ये 14 मूल रूप से होती हैं और सभी के अंदर होती हैं। ये हो सकता है कि उसको भय थोड़ा कम लगता हो, किसी को भय ज़्यादा लगता हो, किसी के अंदर ईर्ष्या कम हो, किसी के अंदर ईर्ष्या ज़्यादा हो, किसी के अंदर प्रेम कम हो, किसी के अंदर ज़्यादा हो। लेकिन ये 14 होती सबके अंदर है, क्योंकि ये मूल प्रवृत्तियां हैं और इनके बारे में बताया मैकडूगल ने, ठीक है। चलेंगे आगे। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, थॉर्नडाइक की बात हो रही है, ठीक है, थॉर्नडाइक की बात हो रही है यहाँ पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया था। पिंजड़े में बिल्ली को रखा था, बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा था, मछली का मांस का, और बिल्ली मछली के मांस को प्राप्त कर लेती है। उसके बाद उन्होंने कुछ नियम दिए थे। जो नियम थे वो 3 मुख्य नियम थे, 3 जो नियम थे वो मुख्य नियम थे, और 5 जो उसके बाद थे वो उसके सब नियम थे, मतलब, ठीक है, सब प्रिंसिपल थे। तो जो 3 मुख्य नियम थे वो कौन कौन से थे? देखिए ये तो मेन नियम है, तत्परता का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, ये भी मेन नियम है, अभ्यास का नियम, ये भी मेन नियम है। बहु अनुक्रिया का नियम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेन नियम नहीं है, ये मुख्य नियम नहीं है, ये उसके अंदर में जो आने वाले नियम है, 5 नियम, उनमें से एक है, ठीक है, कि जब हम कई बार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है। ये ऑप्शन सी यही इस नियम को बता रहा है कि बहु अनुक्रिया, कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हम बहुत बार प्रयास करें, ठीक है। तो जैसे इसी नियम के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें सीटेट निकालना है तो हम क्या करें? तो सीटेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार अनुक्रिया करें, मतलब बार बार प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जब बार बार आप लगाएंगे तो हो सकता है आपको वो समझ आ जाएगी आपके अंदर और आपको सफलता मिल जाएगी। यही बहु अनुक्रिया का नियम है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलेंगे आगे। इनमें से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? मतलब किसको सृजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? देख लीजिए फटाफट। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, गाल्टन। गाल्टन का नाम सृजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? डबल फैक्टर या ड्वी फैक्टर की बात की जाए, द्विकारक सिद्धांत, इसका इन्होंने बताया था, किसने बताया था? ये बताया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्या बताया था इन्होंने? देखिए इन्होंने बताया था इतनी सी बात कि 2 तरीके की बुद्धि होती है। द्विकारक का मतलब 2 तरीके की बुद्धि होती है,
एक होती है सामान्य मानसिकता, ठीक है, जनरल, जनरल जी फॉर जनरल, सभी लोगों में, सामान्य लोगों में, ठीक है। फिर एक होती है विशिष्ट मानसिकता जो स्पेसिफिक लोगों में होती है, एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। तो दो तरीके की बुद्धि होती है, एक होती है जनरल बुद्धि और एक होती है स्पेसिफिक बुद्धि, ठीक है। अब जिसके पास स्पेसिफिक बुद्धि ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक बुद्धि कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास होती सबके पास है, कुछ के पास जनरल बुद्धि ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक बुद्धि कम होती है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा इस स्पेसिफिक बुद्धि होगी वो उतना ही ज़्यादा तेज और सक्सेस होगा, स्पेसिफिक काम करने में, विशिष्ट काम करने में आगे होगा, विशिष्ट काम करेगा, विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करेगा, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? ये स्पीयरमैन ने की थी कि भैया दो तरीके की बुद्धि होती है, विजडम दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जो जनरल होता है वो जनरल लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और जो स्पेसिफिक होता है वो स्पेसिफिक लोगों में पाया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, किसी के अंदर जनरल ज़्यादा होगा और स्पेसिफिक कम होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलेंगे आगे। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए, विद्रोह की भावना वैसे तो किशोरावस्था में आ जाती है, ठीक है। किशोर जब बच्चा हो जाता है ना, तो कई सारे हार्मोन्स उसके जो शरीर में, बॉडी में निकलने लगते हैं, तो उनके कारण बहुत सारी जो मानसिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं व्यक्ति की। तो विद्रोह तो वो करने लगता है, ठीक है, किशोरावस्था में, लेकिन फिर भी इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो किस में ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। तो ये एक वैज्ञानिक हुए जीन पियाजे, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ा जरूर होगा जीन पियाजे, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार मध्य किशोरावस्था में विद्रोह की भावना तीव्र हो जाती है और ये मध्य किशोरावस्था में बहुत तेज होती है, ठीक है, जब व्यक्ति अपने चरम पर होता है। किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था का क्या मतलब है कि किशोरावस्था तो है लेकिन मध्य मतलब बीच में आ गया, वो चरम पर आ गया, किशोरावस्था की भी वो चरम पर है, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है किशोरावस्था में तो विद्रोह की भावना होती ही होती है, और जब किशोरावस्था भी अपने चरम पर पहुंचेगी तो विद्रोह की भावना भी अपने चरम पर प्रबल स्थिति में पहुंच जाएगी। तो मध्य किशोरावस्था में जो है विद्रोह की भावना बहुत तेज हो जाती है, वो विद्रोह करने लगता है, उसको आज़ादी चाहिए, ठीक है। वो आप जैसे आप लड़के होते हैं तो वो रिएक्ट करने लगते हैं अलग तरीके से कि नहीं मुझे बाइक चाहिए, मुझे पापा बाइक अच्छी वाली दिलाओ, रेसर बाइक दिलाओ, और मैं बाहर क्यों नहीं घूम सकता, मैं बाहर अकेले क्यों नहीं जा सकता, और रात में घूमूंगा मैं, और मैं मतलब मुझे आज़ादी चाहिए, हर बात से मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मतलब आप चेंजेस उनकी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं, उनकी मनोस्थिति में भी देखने को मिलते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति में भी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलेंगे आगे। ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर, ठीक है। तो ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसकी चर्चा किसने की है? ऑप्शन देख लीजिए, क्रिस्मर, युंग, कैनन या स्पेंजर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा क्रिस्मर ने की है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मतलब ग्रंथियों के आधार पर मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हार्मोन्स के आधार पर कि ये वाला हार्मोन्स ज़्यादा निकलता है तो फिर व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है, ये वाला हार्मोन्स या जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, उसके आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी को बताया है कि किस तरीके की पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। फिर संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का मतलब इमोशन की बात हो रही है, इमोशन का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि इमोशन संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? मतलब आपके साथ कुछ ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ हो आपका, तो आपका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कुछ इमोशनल आपने देख लिया हो, कुछ इमोशनल आपके साथ घटना घट गई हो, तो वो चीज़ आपके व्यवहार में भी इमोशनल तरीके से परिवर्तन आएगा। ये किसने बताया था? ऑप्शन देख लीजिए, जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, जब ज़्यादातर आप जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑप्शन है जिन्हें आप खुद ही कट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप ये ऑप्शन डी को तो कट कर ही पा रहे होंगे कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो मोटिवेशनल थ्योरी है। सक्रियता मतलब कि कोई व्यक्ति कितना सक्रिय है इससे पता चल रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, है ना। हाइपोथैलेमिक मुझे कुछ कुछ लग रहा है, जेम्स लैंग का सिद्धांत लग रहा है। फिर आपकी दो जब ऑप्शन का आप कट कर पाएंगे तो उसके बाद आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई काम करेगी कि हाँ मैंने पढ़ा था कि जो जो है
कि जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है वो इस चीज़ से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से। ठीक है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलेंगे आगे, अभी देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किसी इच्छा आवश्यकता में रुकावट। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, इच्छा और आवश्यकता, इन पे यहाँ पर कॉमा कर लीजिए। ठीक है, इच्छा और आवश्यकता। ठीक है, इच्छा और आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहलाता है ये संवेगात्मक तनाव? जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या फिर कोई, तो देखिए द्वंद्व कहलाता है वो, कि मतलब आंतरिक द्वंद्व होने लगता है, या फिर कुंठा होने लगती है, चिंता होने लगती है, या फिर तनाव आ जाता है। मैं बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कुंठा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, आपने सुना है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है, उसे कुछ चाहिए, खाने के लिए चाहिए, कोई टॉय चाहिए, और उसे उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत इच्छा है और बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रही है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? कुंठा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक वैसे देख लीजिए, अगर आपको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आप 3-4 साल 5 साल से लगे हुए हो, प्रयास में हो, और वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो वो आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कुंठा आ जाती है। ऑप्शन बी, उसके व्यवहार में वो कुंठा आ जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो संवेग हमारा बनता है जब हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं नहीं पूरी होती, तो हमारे मन में जो संवेग उत्पन्न होता है उसे कुंठा कहा जाता है। देखिए ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कोल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो देखिए कोल वर्ग जो है ये किस विकास से संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर शारीरिक विकास। तो कोल वर्ग का सिद्धांत जो है ये नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कोल वर्ग ने बताया, कहानियों पर विशेष इन्होंने बल दिया था। नैतिक विकास मतलब, नैतिक विकास का मतलब होता है कि मोरल विकास, की बच्चे को चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर, सच बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं। तो इन्होंने अपने माध्यम से, अपनी शिक्षण के माध्यम में कहानियों को बहुत जोर दिया था। कोल वर्ग के विषय में आपको बता दूं, कहानियों को बहुत जोर दिया है इन्होंने, कि बच्चे कहानियों से बहुत सीखते हैं, और नैतिक विकास पर उन्होंने बात की। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट था सीडीपी का। ठीक है, वैसे तो 5 वो आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन और एक सब्जेक्ट में 30 प्रश्न होते हैं। सीडीपी के हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आप इस तरीके के प्रैक्टिस सेट और चाहते हो तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। अगर पूरी लेंथ के, फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आ जाएंगे, वो भी मैं करा दूंगा। लेकिन इसका तरीका यही है सीटेट के एग्ज़ाम को निकालने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं 30 में से, ये आप मुझे बताइएगा। क्या 30 ऑफ 30 किसी के बन रहे हैं? ठीक है, और या 25 आउट ऑफ 30 बने हैं किसी के? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर आपने अभी केवीएस का एग्ज़ाम दिया है और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक जानकारी है उसके अंदर। कुछ पूछना फिर भी रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बना दूंगा वीडियो वगैरह। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा आपका। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास केवीएस का भी, सीटेट का भी। तो जैसी भी आपकी ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, आप मुझको बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।